सभी को क्या चाहिए? हम सभी चाहते हैं कि हमारे निवेश से हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सके। ख़ास तौर पर अभी का जो माहौल है, एक लो इंटरेस्ट एनवायरनमेंट है, ऐसे में जो लोग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बैंक के फिक्स्ड डिपॉज़िट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ गिरते हुए ब्याज दर उन्हें काफ़ी निराश कर रहे हैं। और इसीलिए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स यानी कि एनसीडी एक अच्छा विकल्प उन्हें लग सकता है। तो एनसीडी क्यों लुभावने लगते हैं? क्योंकि इसमें जो ब्याज दर है वो आपको 9 से 10% की रेंज में मिल जाता है। लेकिन क्या केवल ऊंचे ब्याज दर के पैरामीटर पर आपको एनसीडी चुनना चाहिए? एनसीडी क्या होते हैं और इन्हें आप अपने निवेश का हिस्सा कैसे बनाएं और इसके रिस्क क्या है? आज इन सब पर मैं बात करने वाली हूँ। मेरे साथ हैं ईडलवाइज पर्सनल वेल्थ के प्रेसिडेंट और हेड राहुल जैन। थैंक यू सो मच राहुल, आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। स्वागत है आपका मनी नाइन में। सबसे पहला सवाल तो यही कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर को कैसे समझाएंगे कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एनसीडी होते क्या हैं? सो एनसीडी जैसे आपने बोला, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कंपनी पैसा रेज करते हैं नॉर्मल पब्लिक से। ये पब्लिक ऑफर के रूप में आता है और जनरली इन्वेस्टर्स में पैसा डाल के एक फिक्स्ड ब्याज कमा सकते हैं, सालाना, मंथली, क्वार्टरली, जिस हिसाब से उनको जरूरत है पैसे की, हिसाब से वो इन्वेस्ट करके उसमें सालाना फिक्स ब्याज कमा सकते हैं। जैसे इंडिया जैसी जगह में बहुत सारे इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं, उसी रूप से ये एनसीडी एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, जहां आपको एक फिक्स्ड निर्धारित रिटर्न आपको कंसिस्टेंटली आपके इन्वेस्टमेंट में मिलता रहेगा। और एक कंपनी एनसीडी लाती है जब उसे कर्ज चाहिए होता है। वो रिटेल निवेशकों से ये पैसा ले रही है उधार के तौर पर, और ये पूरा पैसा वो उन्हें फिर वापस करेगी, और जब तक वापस नहीं करेगी तब तक इंटरेस्ट देगी। एम आई करेक्ट? या 100% ऐसे ही होता है। वो कर्ज उठाती है, उनको अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कर्जा चाहिए होता है या पैसा चाहिए होता है, तो वो आके रिटेल इन्वेस्टर से लेती है और फिर उसके सामने वो उनको एक इंस्टॉलमेंट्स में या पीरियड्स में जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो देती है। ठीक है। तो आपको इनका इंटरेस्ट जो है मिस्टर जैन, कैसे इतना ज्यादा वो कैसे इंटरेस्ट दे पाते हैं? क्या वजह है कि इसमें एक आप ज्यादा ब्याज कमा रहे हैं, ज्यादा रिटर्न कमा रहे हैं? हर कंपनी की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं और अपने अपने हिसाब से वो पैसा रेज करते हैं। उनके दिमाग में एक प्राइस होता है जो उनके लिए बेस्ट प्राइस होता है ऑफ रेजिंग अ मनी, कि मैं इस पैसे को उधार लूंगा और मैं अपने बिजनेस में लगूंगा तो मुझे मुनाफा होगा। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके होते हैं। जो हाई रेटेड कंपनी होती है जिनके नाम काफी अच्छे होते हैं, वो लो रेट पे बोरो करते हैं। तो थोड़ा कम नाम नीचे होता है, वो थोड़ा हाई रेट पे बोरो करते हैं। तो वो बेसिकली उनका तरीका होता है डिसाइड करने का कि किस रेट पे उनको बोरो करना चाहिए। जो उनके बिजनेस में उनको ठीक लगे उस हिसाब से वो बोरो करते हैं और आपके नाम से फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टाटा का एनसीडी लेंगे तो सस्ता, आपको उसमें कम ब्याज दर मिलेगा, पर आप किसी और कंपनी का लेंगे तो उसमें सकता है आपको ज्यादा ब्याज दर मिल जाए। ओके, क्योंकि अगर एक नोन कंपनी है तो लोग उसके पास ज्यादा जाएंगे, तो वो अपने ब्याज को कम रख सकती है। लेकिन एक अगर अननोन कंपनी का एनसीडी आता है और उसका ब्याज बहुत हाई है, जैसा कि आप बता रहे हो सकता है, तो क्या एक रिटेल इन्वेस्टर को केवल इंटरेस्ट के ही पैरामीटर पे उसको चुनना चाहिए, या और कौन से पैरामीटर हैं जो एक इन्वेस्टर को एक एनसीडी, जब कोई भी कंपनी एनसीडी का ऑफर लाती है, उसे देखना चाहिए? मेरे ख्याल से ब्याज दर तो खाली एक ही पैरामीटर है, बिकॉज हर आदमी के जैसी रिस्क बढ़ता है तो उसका ब्याज दर बढ़ता है, उसको रिस्क कम करना तो ब्याज दर कम होता है। यही तरीका होता है देखने का। और एक ब्याज दर तो खाली एक तरीका, उसके अलावा उसको देखना चाहिए कि ये एनसीडी है वो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बीच में ये फर्क होता है। सिक्योर्ड कुछ एसेट्स बैक्ड होते हैं वो एनसीडी पे, और अनसिक्योर्ड उसमें कुछ एसेट्स नहीं होते, वो कंपनी अपने टाइम पे आके पैसे वापस दे देगा। तो दो तरीके के एनसीडीज होते हैं। तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड देखना चाहिए। उसको देखना चाहिए कंपनी का नाम कैसा है। जनरली मेरा हमेशा यही एडवाइस रहता है कि आप अच्छी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा उसको आपको कम इंटरेस्ट रेट मिले, पर आपके दिमाग में एटलीस्ट सेफ्टी रहेगा, आपके दिमाग में आराम से आपको सोच सकेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये सेकंड है। थर्ड देखना चाहिए कि उस कंपनी की रेटिंग क्या है। तो अलग अलग रेटिंग की कंपनी होती है। ट्रिपल ए होती है, AA+ होती है, AA- होती है, AA होती है, A- होती है। तो एक रेटिंग का भी रहना चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कंपनी के कुछ एनपीएस वगैरह तो नहीं है, उनकी रेपुटेशन कैसी है। तो अगर आप ये 4-5 चीजें देख लें
तो आपको मोटा माड़ी पता चल जाएगा कि आप ये सही एनसीडी में पैसा डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। खाली ब्याज दर और अननोन कंपनीज में मेरा ये एडवाइस रहेगा कि नहीं डालना चाहिए ब्याज दर देख के। आपको हमेशा कंपनी की रेपुटेशन, उसकी रेटिंग, उसका एनपीए कितना है एंड फिर ब्याज दर, चारों को सोच समझ के पैसा डालना चाहिए। मिस्टर जैन, एक फियर है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पर, कि आपने कहा रेटिंग देखिए, तो हो सकता है जिस पे कोई निवेशक पैसा डाल रहा है उसकी रेटिंग अच्छी है, AA है या AAA है, और वो रेटिंग मान लीजिए 3 साल, क्योंकि एनसीडी कुछ सालों के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं, सभी कंपनियों के अलग अलग होते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, मान लीजिए उन सालों के दौरान उनकी रेटिंग कम हो जाए, तो क्या मुझे फिक्र होनी चाहिए कि शुरुआत में जब मैंने डाला पैसा तब तो रेटिंग अच्छी थी, मेरा पैसा अब उनके पास 3 साल के लिए या 5 साल के लिए ब्लॉक और उनकी रेटिंग गिर जाए, तो एक रिटेल निवेशक को ये एक इसकी फ्लिप साइड के लिए तैयार रहना होगा? तो जनरली देखिए, आप एनसीडी में 3 से 5 साल के 10 साल तक के ड्यूरेशन पे लगा सकते हैं। कंपनीज की रेटिंग बहुत जल्दी गिरती नहीं है, बहुत जल्दी बढ़ती नहीं है, हमेशा एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। बट अगर कंपनी की रेटिंग बहुत जल्दी डिटोरेट कर रही है तो निवेशक के लिए परेशान होने वाली बात है। उनको एटलीस्ट चौकन्ना तो रहना चाहिए कि या मैं उसको एग्जिट कर दूं या उससे मैं निकल जाऊं। और एनसीडी को मार्केट में निकालने की ऑप्शन अवेलेबल होती है, आप एक्सचेंज में जाके एनसीडीज को बेच भी सकते हैं। आपको गारंटीड एग्जिट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता, पर हाँ अवेलेबल होता है। और हर चीज का देखिए, हर चीज का हर एक रिस्क एपेटाइट का कोई ना कोई बायर और सेलर होता ही है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो वो दिमाग में रखना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि जनरली एनसीडीज एक साथ उसकी रेटिंग बहुत जल्दी नहीं गिरती। आप 3 साल में बहुत बड़ा रेटिंग डाउनग्रेड नहीं आएगा। और रेटिंग डाउनग्रेड का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, आपका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बहुत बारी ऐसी रेटिंग भी गिरती है कि आपका पूरा ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छा करी पर ओवरऑल एनवायरनमेंट मार्केट का काफी खराब हो गया, तो आपकी रेटिंग डाउनग्रेड होती है। तो अलग अलग तरीका होता है, बट बहुत ज्यादा वरी करने की कोशिश नहीं है, पर एकदम जबरदस्त तरीके से गिरे शॉर्ट टाइम पे तो आपको एटलीस्ट थोड़ा चौकन्ना रहने का तो जरूरत है। और आपने जैसा बताया आप सेकेंडरी मार्केट में से बेच सकते हैं, लेकिन कोई खरीदार भी उस समय चाहिए होगा। लेकिन अगर जिस कंपनी ने डिबेंचर लाए हैं और वो चली जाए या वो बंद हो जाए, अगर वहां पे ताला लग जाए, तो मेरे पैसे डूब जाएंगे क्या? तो इसीलिए मैंने बोला, जब आपने पूछा कि निवेशक को क्या देखना चाहिए एनसीडी परचेज करने से पहले, और मैंने बोला कि ब्याज से पहले उससे बाद या उससे पहले उसको सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड देखना चाहिए। अगर आपकी, मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा सिक्योर्ड एनसीडी में लाना चाहिए। बिकॉज सिक्योर्ड एनसीडी में क्या होता है, आपकी जो एनसीडी है, जो आपसे पैसा लिया, उसके साथ में एक एसेट उसके साथ लगा हुआ है, इफेक्टिवली बैग है। तो उससे हमेशा ये फायदा होगा कि कभी भी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो एसेट बेचा जाएगा, उससे आपका पैसा वापस लूट लिया जाएगा। तो अगर आपका सिक्योर्ड एनसीडी है और अगर कंपनी डूबती है तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग आउट योर मनी, आपके पैसे वापस मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बढ़ जाते हैं। एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू पुट इट इन सिक्योर्ड एनसीडी। ठीक है, एक ये कि आपने बताया कि सिक्योर्ड एनसीडी में डालिए। दूसरा, जो ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स के आते हैं मिस्टर जैन, की 3 साल, 5 साल, 10 साल, आप कौन सा टाइम फ्रेम चुनने के लिए कहते हैं? और क्या इस टाइम फ्रेम में लॉक इन तो नहीं होगा ना? अगर मैं कभी उसमें से निकलना चाहूँ तो निकल सकती हूँ? देखिए, अलग अलग ड्यूरेशन के पेपर्स आते हैं, 3 साल होता है, 5 साल होता है, 7 साल भी लाते हैं, कुछ 10 साल भी लाते हैं। कंपनी तो आपको पैसा 3 साल में जो आपको टाइम फ्रेम दिया उसके बाद वापस देगी, और उसके बीच में आपको इंटरेस्ट देती रहेगी। वो आपका उनका गारंटीड एग्रीमेंट होता है और यही तरीके से रन होता है। बट अगर आपको बीच में बेचना है, जैसे मैंने आपको बोला, बीच में सेकेंडरी मार्केट्स में अगर डिमांड अवेलेबल है तो आप निकल सकते हैं। तो इस तरीके से कोई लॉक इन नहीं होता, बट कंपनी विल ओनली पे बैक ऑन द टाइम पीरियड डिसाइडेड एट द स्टार्ट। ओके, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि क्या मैं, अगर ये कौन सा टाइम फ्रेम चुनने के लिए आप सलाह देते हैं निवेशकों को? 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, लंबे समय के लिए कमिटमेंट करें या फिर छोटे समय के लिए करें? देखिए, अगर आप अच्छी ब्रांडेड कंपनीज में जा रहे हैं, अच्छे नाम्स के साथ जा रहे हैं, अच्छी रेटिंग कंपनीज जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 5 साल 10 साल भी देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको भी पैसे की जरूरत कब वापस पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल, मेरे बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो हम इन्वेस्टर से बात करते हैं, उनको अपना रिटायरमेंट प्लान करना पड़ता है, और जैसे फॉर एग्जांपल उनको एक फिक्स्ड मनी चाहिए महीने का रिटायरमेंट के बाद, तो वो एक अमाउंट डाल देते हैं लंबे टाइम के लिए, सो दैट उनका मनी कंसिस्टेंटली आता रहे, उनको बार बार पैसा डिप्लॉय करने का सरदर्दी नहीं आ रहा है उनके दिमाग में। तो अगर अच्छी कंपनी तो आप 5-10 साल के लिए आराम से डाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और कभी आपको कोई
इंटरेस्ट मिलता है इसमें, ये मुझे हर साल मिलता रहेगा या फिर जब ये मैच्योर होती है, यानी जब इसका टेन्योर खत्म होता है तभी एक निवेशक को मिलता है? आपको इंटरेस्ट जो आपने प्लान डिसाइड किया है, जो आपने उनसे उस टाइम टिक किया है व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, तो मंथली इंटरेस्ट का ऑप्शन होता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट का ऑप्शन होता है, एनुअल इंटरेस्ट का ऑप्शन होता है, क्यूमुलेटिव का भी ऑप्शन होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कैसे कैश फ्लो की नीड है, उसके हिसाब से आप वो एनसीडी में प्लान लेते हैं और इसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इस हिसाब से ये काफी फ्लेक्सिबल है उस मामले में कि आपके कैश फ्लो के हिसाब से जो आपकी जरूरतें हैं उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और टैक्सेशन इसमें क्या होता है? इसमें टैक्स किस लिहाज से लगता है? तो टैक्सेशन इसमें आपका नॉर्मल टैक्स की तरह रहता है। जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपके इनकम में ऐड होता है, और जो आपका स्लैब रहता है उसमें आप जो आपका इनकम टैक्स का स्लैब होगा उसके हिसाब से आपको उसका टैक्स लगेगा। ओके, और मुझे ये बताइए किस तरह के निवेशक को एनसीडी में निवेश करना चाहिए? ये किसी के भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर मैं एसेट एलोकेशन के तौर पर देखूं तो डिबेंचर्स का हिस्सा कितना किसी को रखना चाहिए? मेरा ये मानना है कि एनसीडी हर सेगमेंट के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज एसेट एलोकेशन में फिक्स्ड इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एनसीडी एक फिक्स्ड इनकम का रिप्रेजेंटेशन है। उस तरीके से फिक्स्ड इनकम में आपके पास एफडी होते हैं, एनसीडीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और एनसीडी काफी अच्छा है उस कैटेगरी के अंदर। एसेट एलोकेशन का अगर आप लॉजिक देखो, जो हम जनरली लॉजिक यूज करते हैं अपने निवेशकों के साथ, 100 माइनस योर एज, 100 माइनस योर एज शुड बी इक्विटी पोर्टफोलियो। अगर आप 50 की एज पे हैं तो आपका 50% इक्विटी में आना चाहिए और 10% गोल्ड में, और बाकी आप फिक्स्ड इनकम में डाल सकते हैं। तो अगर सपोज आप 50 की एज है और 40% आपने फिक्स्ड इनकम में डाला, तो उसमें 50-50 आप एनसीडी और डेट म्यूचुअल फंड्स या एफडी के बीच में मैनेज कर सकते हैं। सो आई एम सेइंग कि आप पूरा भी कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाके 5-6 एनसीडीज में डाल लीजिए, फॉर एग्जांपल टाटा में डाल लीजिए, इडलवाइज में डाल लीजिए, 2-3 और एनसीडीज में डाल लीजिए, या फिर आप चाहें तो 2 एनसीडीज में डाल लीजिए, थोड़ा फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल लीजिए। मैं आई एम सेइंग वो जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप डाल सकते हैं, बट एटलीस्ट a good part of your portfolio always has to be in fixed income, and NCD उसका अच्छा एक तरीका है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो फिक्स्ड इनकम का हिस्सा होता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, उसमें आप एनसीडी को शामिल कर सकते हैं। और सर ये बताइए, आपके हिसाब से एनसीडी में निवेश करने का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज मुझे दोनों आप समझाइए। एडवांटेज तो एक यही है कि आपको अच्छी ब्याज दरें मिलती हैं। अगर आप बैंक के एफडी से कंपेयर करें तो वहाँ 4.5 5.5 चलता है, यहाँ पर आपको 7.5 से 10 के बीच में मिल जाता है। एक तो ब्याज दर का बड़ा बेनिफिट है। एनसीडी में एक और बड़ा बेनिफिट है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करेंगे, कि टीडीएस नहीं करता है। फिक्स डिपॉजिट में आपको टीडीएस करता है। तो बहुत रिटायर्ड लोग होते हैं जिनको कोई उनका इनकम लायबिलिटी नहीं होता है, तो उनको टीडीएस वीडीएस का झमेले में नहीं पड़ना पड़ता है। तो एक ये 2 बेनिफिट्स हो गए जो अच्छे बेनिफिट्स हैं। नेगेटिव यही है, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, अगर बाई चांस कंपनी डूब जाती है तो हो सकता है, थोड़े चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत पैसा आपका डूब जाए, पर जनरली ऐसे केसेस देखे नहीं गए लाजी, पर एक ये रिस्क अटैच्ड है। अदरवाइज एनसीडी एक अच्छा ऑप्शन है ऑफ पुटिंग मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सॉरी फिक्स्ड इनकम। और आप जब चुने तो सिक्योर्ड एनसीडी जो है वो इस रिस्क को कम भी कर देगा, जो कि मिस्टर जैन ने हमें बताया भी। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए राहुल जी, और समझाया हमें कि एनसीडी क्या होता है, कैसे निवेश करें, क्या देखें, क्या नहीं। थैंक यू राहुल। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो मनी 9। थैंक यू सो मच, आपके सजेशन बहुत वैल्यूएबल थे, मुझे अच्छा लगा। आप डिसएडवांटेजेस बताने से भी नहीं घबराए और बताया कि डिसएडवांटेज क्या है और इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रिस्क है, कम करने का भी रास्ता है, पर अपने पूरे पोर्टफोलियो में एक छोटा हिस्सा एनसीडी के नाम, अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी, एनसीडी जैसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगा, तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, मनी 9 देखते रहिए, मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की बातचीत मिस ना हो। और अगर एनसीडी से जुड़ी कोई सवाल मुझसे छूट गया है जो आप जानना चाहते हैं, जिसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उसका जवाब लेके वापस आपको रिवर्ट करूं। तो देखते रहिए मनी 9, ताकि आपका पैसा जो है वो केवल बैठा ना रहे, बल्कि आप उसे निवेश भी करते रहें।